नमस्कार बिहार, के हाल चाल। मैं अंकित कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है भैया आप सभी लोगों का हमारी आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और त्योहार का सीजन चल रहा है, त्योहार का माहौल चल रहा है, ऐसे में खुशियां मनानी है, एंजॉय भी करना है और एंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी किताबों को भी टाइम देना है। ठीक है, क्योंकि दीपावली दीपों का पर्व है और दीपों का पर्व हमेशा हमें ऐसे मनाना है कि भैया दीप तो जलाने ही जलाने हैं, और जो सबसे बड़ा दीप हमें जलाना है वो ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। तो इस त्योहार के सीजन में, इस त्योहार के हफ्ते में हम आपके साथ इसीलिए हैं क्योंकि हम और आप दोनों मिलकर के इस ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करेंगे और हम और आप मिलकर के एक साथ इस पूरे के पूरे प्रकरण को देखेंगे, संभालेंगे, करेंगे और अपनी पढ़ाई को भी एक छोर पर लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी छुट्टी कर देंगे, पेड क्लासेस तो बंद है ही हैं, एक हफ्ते के लिए मजे करो, लेकिन मजे ऐसे मत करो कि सारी पढ़ाई छूट जाए। ऐसे मजे नहीं करने, मजे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई। तो आज हम एक एक करके आपसे कुछ सवाल यहाँ पर पूछेंगे और उन सवालों का उत्तर आप लोगों को बताते चलना है, जिससे हम और आप दोनों मिलकर के चीजों को बेहतर ढंग से कर पाए। ठीक है, अपने रिवीजन को हम लोग बढ़िया से कर पाए। आज जो हमारा मेन फोकस वाला क्लास रहेगा, वो मेन फोकस रहेगा कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सवाल किसके कर पाए। जानते हो, हम ज्यादा से ज्यादा सवाल आज मैं आपको RRR LF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के कराऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी बालक अभी तक लाइब्रेरी साइंस को नहीं पढ़े हैं बेटा, जिन्होंने जिन्होंने थियोरी नहीं पढ़ी है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइब्रेरी साइंस की अगर थ्योरी आप एक बार अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे या जब आप प्रैक्टिस पेपर लगा रहे होगे। तो ऐसे में आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे साथ आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम आईडी पर, जिसका नाम है अंकित द्विवेदी सर PW, और इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पोल महाराज छुट्टी पे हैं क्योंकि त्योहार है, तो वो भी अपने मामा के घर चले गए हैं। तो पोल के चक्कर में मत पड़िएगा, आप लोग अपना उत्तर देते चले जाइएगा। ठीक है, सभी लोगों को अपना उत्तर देते चले जाना है। चलो, पहला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आ रहा है भाई। पहला प्रश्न कह रहा है, सर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन was established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। अब देखो, जब हम राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में, मैंने आपको बताया था कि आपके दिमाग में कुछ चीजें फटाफट आ जानी चाहिए। जैसे जब हम RRR LF की बात करते हैं, RRR LF की बात करते हैं, तो RRR LF की बात जैसे ही मैं करूंगा आपके दिमाग में पहली चीज आ जानी चाहिए कि भैया एक तो ये हमारी संस्कृति डिपार्टमेंट, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है। यानी कि ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिए अपना। ऑटोनोमस बॉडी है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1972 में, और 1972 में राजा राम राय जी के जन्म दिवस, वो भी 200वें जन्म दिवस पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, 200वें जन्म दिवस पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। और इनॉग्रेट करने के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो तो हमें मिल गया, वो तो हमें मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज, एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है। क्या आता है बेटा, उद्देश्य या मोटो क्या है। मोटो की अगर हम बात करें तो बताओ जरा, इसका मोटो क्या हो सकता है, जरा बताओ, कमेंट करके बताइए इसका मोटो क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको पिछली बार ही मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं भी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन दिख जाए, है ना, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहीं भी दिख जाए, तो आपको एक चीज दिमाग में ये रखनी है। ठीक है, ठीक है, आपको एक चीज दिमाग में ये रखनी है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। बताओ। तो हमने आपको बताया था कि आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक
लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब, हमने जब इसको बनाया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को बनाया, तो इसका जो उद्देश्य रखा, वो रखा, इसका उद्देश्य हमने ये बना करके रखा, ठीक है, हमने उसका उद्देश्य ये बना करके रखा कि भैया पब्लिक लाइब्रेरी का वेलफेयर करना है। पब्लिक लाइब्रेरी का वेलफेयर, पहले तो वेलफेयर करोगे, वेलफेयर करोगे, वेलफेयर करो। दूसरा, इसके जो हमारा जो कंट्री है, उसमें जो स्टेट्स जिनके पास लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, उनको थोड़ा सा पुश करना, उनको मोटिवेट करना कि भाई लाइब्रेरी एक्ट बना लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, फंडिंग करना, फंडिंग करना लाइब्रेरी को, क्या करना बेटा, लाइब्रेरी, वो भी कैसी लाइब्रेरी को, पब्लिक लाइब्रेरी को फंडिंग करना। और इससे एक सवाल और बहुत बहुत बढ़िया पूछता है, ये 3 प्रकार की फंडिंग देता है। मैं सारी चीजें यहां पर आपको बता देता हूं, आगे कई सारे क्वेश्चन आपको बराबर हेल्प मिलेगी। यहां पर ये 3 प्रकार की फंडिंग करता है। क्या करता है, 3 प्रकार की फंडिंग करता है ना। जैसे पहला फंडिंग ये करता है 90:10 में, दूसरा फंडिंग ये करता है 50:50 में, 50-50 में, और तीसरा रेशियो ये करता है 60:40 में। अब आपसे पूछता है कि इन तीनों में, इन तीनों के लिए पूछता है कि कौन सी फंडिंग किसको दी जाती है। 90:10 की फंडिंग जो होती है वो पूर्वोत्तर राज्यों को दी जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों को दी जाती है। 50-50 की विकसित देशों को दी जाती है, ठीक है, विकसित देशों को दी जाती है। और 60 और 40 विकासशील देशों को दी जाती है, विकासशील देशों को दी जाती है। तो ये 3 प्रकार की फंडिंग यहां पर आपको प्राप्त होती है। आरआरआर लैब से मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, आरआरआर, आरआरआरएनए नेशनल एजेंसी की जब आप बात करोगे, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे आरआरआरएनए इंडिया में क्या पब्लिश करता है, ठीक है। हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन में हो, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन वॉज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइब्रेरी कमेटी इन विच ईयर। तो ये तो चलो क्वेश्चन हो गया। आपको यहाँ 2 सवाल और बताने हैं। यूजीसी का स्थापना कब हुआ है सर, दूसरा इसका दूसरा नाम क्या था, और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, और पुस्तकालय के विषय में, पुस्तकालय के विषय में इनका स्टेटमेंट पूछता है, क्या था। चलो भैया बताओ जरा फटाफट आंसर, इनका स्टेटमेंट पूछता है क्या था। बताओ, बोलो बेटा, बताओ। देखो, आपसे पूछ रहा है कि एसआर रंगनाथन चेयरमैन कब बने, है ना। पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि एसआर रंगनाथन भाई साहब चेयरमैन कब बने। चेयरमैन बनने की बात अगर हम देखें तो 1957 में बनते हैं। यूजीसी की जब हम बात करें तो 2 डेट आपको याद करके रखनी, मैंने पहले ही बताया था। यूजीसी का जो गठन हुआ था 53 में हुआ था, लेकिन यूजीसी का जो समिति का गठन हुआ था, ठीक है, वो 57 में हुआ था, है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये तो हो गया, इसका दूसरा नाम क्या था भैया, राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग, ठीक। उद्देश्य क्या था भाई, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का विकास, उच्च शिक्षा, शिक्षा का विकास। और पुस्तकालय के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय का हृदय होता है, हृदय है, ठीक है। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है कि सर प्रेजेंट आईएसबीएन, प्रेजेंट आईएसबीएन जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स।
11, 12, 13, 14 वर्तमान में ISBN कितने नंबर अपने पास रखता है या कितने नंबर के द्वारा उसको प्रेजेंट किया जाता है? बताओ। तो देखो, वर्तमान में अगर हम बात करें तो 13 है ना। अगर 13 और आपसे पूछता है कि 13 नंबर कब से हुए, तो 13 नंबर हुए 2000 कितने, 2017 के बाद कि 7 के बाद? दो कंफ्यूजन, 2017 के बाद कि 2007 के बाद? बड़ा कंफ्यूजन इसमें बच्चे करते हैं, खूब गलत करते हैं, एकदम धड़ाधड़ आंसर गलत होता है। बताओ। तो 2007 के बाद, 1 जनवरी 2007 के बाद आईएसबीएन में 13 नंबर हो गए, ना कि 17 के बाद 1 जनवरी। और यहां इससे पहले कितने थे? 10 नंबर हुआ करते थे। और अगर इन 13 नंबरों की बात करें तो इनको 5 भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 5 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि इंडिया में आईएसबीएन को पब्लिश कौन करता है? पब्लिश कौन करता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? बताइए, कौन पब्लिश करेगा इंडिया में? पब्लिश करने का काम किसका है? तो अभी मैंने आपको इसीलिए पीछे नहीं बताया था, यहां पे देखो मैंने इसीलिए यहां पे छोड़ दिया, RRRNA। तो ये जो आपका RRRNA है बेटा, इसको बहुत ध्यान से रखना। ठीक है, ये हम लोग कई बार जल्दबाजी में क्या कर देते हैं ना, RRRLF लगा देते हैं। ठीक है, आईएसबीएन के पब्लिशर को RRRLF बता देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत सवाल हो जाएगा। बाई चांस पेपर में NA नहीं है, दो चीज देखना। अगर ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, कि भाई RRRLF, दूसरा निस्केयर, तीसरा इंसडॉक, और चौथा ILA, तो अगर भाई ऑप्शन में ही नहीं है तो आप इसको चुन लेना। ठीक है, अगर ऑप्शन में NA नहीं है तो। अगर ऑप्शन ऐसे आता है RRRLF, सारी बातें समझ लो। ठीक है, निस्केयर, इंसडॉक, और ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दीज, अब क्या बताओगे? नन ऑफ दीज अब क्या बताओगे? तो अब आप बताओगे सर नन ऑफ दीज क्योंकि ये गलत आंसर है। ठीक है, और अगर यहीं पर आंसर दिया होगा RRRLF, RRRNA, RRCISR, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज, अब आंसर क्या देंगे? NA देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इंडिया में पब्लिश करता है RRRNA। ठीक है, नेशनल एजेंसी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी नेशनल एजेंसी, और इसको जो है रेगुलेट करते हैं आपके कौन? MHRD। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, MHRD। ठीक है, स्मृति ईरानी ने इसको जो है लॉन्च किया था। चलो अगला सवाल करो भाई। अगला सवाल कह रहा है सर ये बताओ कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें आपको जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि इसी पॉइंट पे आपका काम हो जाएगा। आप उसी पॉइंट पे खड़े रहिए और वहीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वहीं से आपका आंसर हो जाएगा बेटा। बताओ। क्या हो जाएगा भाई? देखो, हमसे कह रहा है राजकीय पुस्तकालय, हमसे कह रहा है शैक्षणिक पुस्तकालय, हमसे कह रहा है तकनीकी पुस्तकालय, हमसे कह रहा है पब्लिक लाइब्रेरी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है।
पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन ऑल फॉर ऑल प्रोग्राम मैंने आपको न जाने कितनी बार बताया हुआ है, कितनी बार समझाया हुआ है और कितनी बार कराया हुआ है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इससे स्थापना पूछता है कि भाई कब इसको इनॉग्रेट किया गया था, स्थापित किया गया था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाई, यहां पर आप ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जारी किया गया, हमसे पूछ रहा है कि इसको कौन जारी किया है। तो इसको जारी करने वाला व्यक्ति का नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। यूनेस्को। अब यहां पे आपको बताना है कि भाई यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक, यूनेस्को का। इफ्ला की अगर बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, द हेग में है और इसकी स्थापना हुई है 1927 में। ठीक, दूसरा सवाल आपसे पूछता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? सर 1800 में हुई है। और एएलए की स्थापना कब हुई है? सर 1876 में हुई है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। काम खत्म। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल, निम्नलिखित में से कौन सा आपका वो पूछता है, क्या नाम है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका इंटरनेशनल, हाँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन है फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन की हम बात करते हैं वो इंटरनेशनल एसोसिएशन हमारा कौन सा है? वो इंटरनेशनल एसोसिएशन हमारा कौन सा है? बताओ, बोलो कौन सा है भाई? इफ्ला ही तो है, इफ्ला ही तो इंटरनेशनल एसोसिएशन है। 1776 में हमने इसमें एक वर्ड ऐड किया, क्या बताओ? एंड इंस्टीट्यूशन ऐड कर दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज फाउंडेड इन द ईयर। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, बताइए वर्ष 2010, 2000, वर्ष 1910, 55, 85, 72। बच्चों वाला सवाल हो गया। कैसा सवाल हो गया? लड़का बच्चा वाला सवाल हो गया। ये तो छोटा सा सवाल हो गया। बताइए। पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत, किसके तहत? पश्चिम बंगाल सोसाइटी अधिनियम 1961 के तहत, ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना की जाती है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन राजा राम जी के 200वें बर्थडे पर, है ना। और एक बालक हमारे हमारे एक बहुत अति प्रिय बालक हैं, उन्होंने कहा था कि सर ये तो आप गलत पढ़ाए हैं, उनके बर्थडे पे कैसे हो सकता है। ठीक है, बताइए अगला सवाल क्या कह रहा है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RRRLF सिचुएटेड। RRRLF का मुख्यालय कहाँ है? एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उससे आपके सारे सवाल आराम से हो जाएंगे। बताओ, साल्टिक लेक सिटी जानते हो कहाँ है? साल्टिक लेक सिटी, साल्टिक लेक सिटी। साल्टिक लेक सिटी की अगर मैं बात करूं तो साल्टिक लेक सिटी आपकी कहां पर है? बताओ जरा, बताओ। आंसर यहीं पर है, यही आंसर है, साल्टिक लेक सिटी। और साल्टिक लेक सिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो साल्टिक लेक सिटी जो है भैया कलकत्ता में है, और कलकत्ता में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, साल्टिक लेक सिटी कहाँ है? कलकत्ता में है, और कलकत्ता में ही राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का आपका हेडक्वार्टर भी है। चलो अगला सवाल बताओ। अगला सवाल कह रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड कांग्रेस ऑन बुक्स, किताबों पर जो विश्व कांग्रेस आयोजित की गई थी 1982 में, इसका डिक्लेरेशन सब्जेक्ट अंडर द हेडिंग, क्या सब्जेक्ट था? ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार गलत किया है। ये क्वेश्चन कईयों बार गलत किया है आप लोगों ने, एक दो बार नहीं, कईयों बार। ठीक है, बताइए। तो यहां पर देखो मैंने आपको बताया था कि डेट देख लो, 82 है, 1982 है,
अब 1982 में जब हम बात करेंगे 82 की, 1982 की, तो यहां पर हम समाज को किधर ले जाएंगे? हम देखो उस समय हम कंप्यूटर के बहुत ज्यादा कंप्यूटर का यूज नहीं करते थे, ठीक, तो कंप्यूटर सोसाइटी तो काट दो, ठीक है, टूवर्ड्स अ नॉलेज सोसाइटी, तो किसी को हम डायरेक्ट नॉलेज सोसाइटी की तरफ नहीं मूव करा सकते, ठीक, और इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ भी नहीं मूव करा सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है समाज में। हम लोगों को मूव कराएंगे रीडिंग सोसाइटी की तरफ, किधर? टूवर्ड्स आ रीडिंग सोसाइटी, रीडिंग सोसाइटी की तरफ हम लोगों को मूव करा देंगे, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग आईएसबीएन गिवन, देखो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बताओ आईएसबीएन दी जाती है रिपोर्ट सेक्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन, नोट सेक्शन या फिर हेडिंग सेक्शन? बताओ किस सेक्शन में यहां पर दिया जाता है? तो ये टिप्पणी अनुभाग होता है, टिप्पणी अनुभाग को बोलते हैं नोट सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? टिप्पणी अनुभाग को हम बोलते हैं नोट सेक्शन, ठीक। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सर ये बताओ कि यूनिसिस्ट, यूनिसिस्ट, UNISIST, यूनिसिस्ट क्या है? वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, टाइप ऑफ स्पेशल इन इंफॉर्मेशन सर्विस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या फिर ऑल इंडेक्सिंग सिस्टम है? बताओ बेटा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर इसका पूरा का पूरा नाम है, यूनिसिस्ट का, ठीक है। और ये यूनेस्को के फ्रेमवर्क के अंडर में काम करता है, ठीक है। आपसे कह रहा है यूनिसिस्ट है क्या, हमसे सीधे पूछ रहा है यूनिसिस्ट है क्या। तो यूनिसिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिसिस्ट है वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। क्या है? वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स इन मार्क आर अवेलेबल इन, बताओ लीडर, नियंत्रण क्षेत्र, कंट्रोल, इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलत लिखा है, कंट्रोल्ड फील्ड्स, ठीक है, वेरिएबल फील्ड्स और रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड डायरेक्टिंग, बताओ। ठीक, बताओ। तो भैया बिब्लियोग्राफिक डिटेल इन मार्क आर अवेलेबल किस में अवेलेबल होता है? मार्क में, बताओ जरा। मार्क में अगर अवेलेबल कराना है तो ये अवेलेबल होगा वेरिएबल फील्ड्स में। किसमें? वेरिएबल फील्ड्स में, परिवर्तनीय क्षेत्रों में ये अवेलेबल होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मार्क की, तो मार्क का फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, और ये मशीन पाठनीय कैटलॉगिंग डिजिटल प्रारूप में काम करता है। चलो अगला सवाल आ जाओ। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूजीसी, आरआरआरएलएफ, कंट्रोल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? क्या बोल रहा है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को पब्लिश करना है। तो अगर हम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पब्लिश करना चाहते हैं तो इसको पब्लिश करने के लिए हमको एक व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा और आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन है। देखो आरआरआरएलएफ तो हमें नहीं लगता कि कुछ पब्लिश करता है, ठीक, तो भैया इसको तो काट ही दो, ठीक। यूजीसी हो गया, ये हो गया और ये हो गया। आरआरएलएफ के बारे में हम सभी को पता है और डिटेल में अच्छे से पता है, तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, इसको तो ऑप्शन से बाहर ही कर दो, ठीक है, इसको तो समाज से बाहर करो। तो ये बेचारा समाज से बाहर हो गया। अब जब ये व्यक्ति समाज से बाहर हो गया तो हमें मिल रहा है नेशनल लाइब्रेरी इंडिया और हमें मिल रहा है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती कर देते हैं डी लगा करके।
ज्यादातर बच्चों का आंसर डी होने लगता है कि सर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो भैया नेशनल लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं होगा, आपकी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता होगा, क्योंकि हम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है अपना आंसर सही कर लीजिए। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है कि सर आ जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इज नोन एज, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। गाइड बुक, ग्लोब, गजेटियर या फिर एटलस। बहुत ध्यान से समझना, भौगोलिक शब्दकोश किस रूप में जाना जाता है बताइए। बताओ बेटा। हम्म, क्या होगा? तो भैया गजेटियर, मैंने आपको बताया था कि गजेटियर क्या होता है, इसमें विशिष्ट जानकारी होती है, भौगोलिक जानकारी होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। इंडिया हु इज हु, इंडिया हु इज हु या हुज हु, इसको हम बोलते हैं हुज हु। और ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले हफ्ते। हुज हु न्यू इंडिया इंफ्रा पब्लिकेशन इज, नई दिल्ली इंफ्रा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? जियोग्राफिकल सोर्स है, बायोग्राफिकल सोर्स है, रिसर्च रिपोर्ट है या फिर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है? बताइए। इंडिया हुज हु 1969, 1969 इंडिया हुज हु। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि ये है क्या, बताओ। चलो फटाफट देख के आंसर करो। इंडिया हुज हु। इंफ्रा पब्लिकेशन इसका पब्लिकेशन है, न्यू दिल्ली के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और ये एक जीवनी स्रोत है। क्या है? एक जीवनी स्रोत है, एक बायोग्राफिकल सोर्स है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि फॉर रेफरिंग टू एन अर्लियर बट नॉट एन इमीडिएटली प्रोसीडिंग रेफरेंस विच वन इज यूज्ड, तत्काल पूर्व के संदर्भ के अलावा पूर्व के किस अन्य अर्थ को दर्शाने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? LOC.CIT, OP.CIT, IBID या फिर रेफरेंस टू अबव? हम्म, बताइए। बताइए बेटा। क्या होगा आंसर? हम्म, क्या होगा बताओ। तो यहां जो आंसर होगा वो होगा ऑपसिट, ऑप.CIT, OP.CIT। अगला सवाल करो। जोटेरो, जोटेरो, जोटेरो है बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, सीरियल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कंट्रोल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? बताइए।
बताइए। क्या होगा बेटा? ये एक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, एक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आ जाओ। टू प्रोवाइड रेफरेंस सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बताओ, टू प्रोवाइड रेफरेंस सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु इनमें से क्या अति आवश्यक नहीं है। अगर हम संदर्भित सेवा दे रहे हैं, रेफरेंस सर्विस दे रहे हैं, तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई रेफरेंस सर्विस क्या होता है? एक प्रकार की संदर्भ सेवा है जिसमें एक इंफॉर्मेशन सीकर होता है और वो लाइब्रेरी के बाहर किसी एजेंसी या विशेषज्ञ को निर्देशित करता है कि जो जानकारी उसे चाहिए वो मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि रेफरेंस सर्विस विच वॉज नॉट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय हमको नहीं रखनी है। ठीक है, रेफरल सर्विस की बात कर रहा है तो रेफरल सर्विस में इंसाइक्लोपीडिया का यूज हम नहीं करेंगे। चलो अगला सवाल देखो। द टर्म बिब्लियोग्राफी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। बताओ, बिब्लियोग्राफी पद किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, रोमन। बताइए, किस भाषा से लिया गया है बिब्लियोग्राफी? बिब्लियन याद है ना? बिब्लियन, मैंने आपको बताया था बिब्लियन। बिब्लियन, बिब्लियन शब्द याद है? बिब्लियन शब्द कहां से आया है? बिब्लियन शब्द आपका आया है बेटा, ग्रीक वर्ड है ये बिब्लियन। तो बिब्लियोग्राफी जो है वो बिब्लियन से मिलकर के बना है, बिब्लियन। चलो नेक्स्ट सवाल आ जाओ। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े किताब के प्रकारों के बारे में सही नहीं है? बताइए। जनरल एंड रेफरेंस बुक, सिंपल एंड कंपोजिट बुक, सिंगल एंड रेफरेंस बुक, हैंडबुक एंड टेक्स्ट बुक। कौन सा सही नहीं है? कौन सा पेयर यहां पर सही नहीं है? बताइए। सिंगल एंड रेफरेंस बुक, सिंपल एंड कंपोजिट बुक, जनरल एंड रेफरेंस बुक, हैंडबुक एंड टेक्स्ट बुक। हाँ बताओ, कौन सा जोड़ा यहां पर सही नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो भाई देखो, सबसे ऊपर लिखा है जनरल एंड रेफरेंस, तो ठीक है, जनरल एंड रेफरेंस बुक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एंड कंपोजिट बुक भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हैंड बुक एंड टेक्स्ट बुक भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है रेफरेंस के साथ सिंगल बुक थोड़ी होगा। ये तो एग्जाम्पल ऊपर दिया है जनरल वाला, तो सी इज द राइट आंसर, है ना? मतलब सी गलत उत्तर है लेकिन हमारे लिए सही उत्तर है। चलो भैया अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सर ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ई बुक्स। ई पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रिंटेड वर्जन ऑफ बुक, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ बुक दैट आर डिलीवर्ड इज कंज्यूमर्स इन डिजिटल फॉर्मेट, एनी बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी ओनली, एंड बुक अवेलेबल इन एनीवेयर। कहीं भी उपलब्ध पुस्तक। बताओ क्या कह रहा है? ई लाइब्रेरी के बारे में बिल्कुल, ई बुक के बारे में बिल्कुल सही बात बोली है। बहुत ध्यान से देखना, ई बुक के बारे में बहुत सही बात बोली है। तो देखो, प्रिंटेड वर्जन, अगर चीजों को प्रिंट कर देंगे, किसी भी बुक को या किसी भी कंटेंट को या किसी भी मटेरियल को अगर मैं प्रिंट कर देता हूं, तो अगर वो प्रिंट हो गया तो फिर काहे का वो ई बुक बचेगा। जब वो प्रिंट हो जाएगा तो काहे का ई बुक बचेगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एनी बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी ओनली, तो अगर किताब लाइब्रेरी में ही मिलेगी तो फिर काहे की ई बुक हो गई। बुक अवेलेबल इन एनीवेयर, कहीं भी उपलब्ध रहने वाली किताब ई बुक थोड़ी होती है। ई बुक वो होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ बुक दैट आर डिलीवर्ड इज कंज्यूमर इन डिजिटल फॉर्मेट, जिसको हम डिजिटल फॉर्मेट में कंज्यूम कर पाए, ले पाए, वही हमारी ई बुक होती है। चलो जी अगला सवाल। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए, परिवेक्षण करने के लिए तथा निगरानी करने के हेतु से किस प्रकार से ये संबंधित है, किस प्रकार से ये मैनेजमेंट सिस्टम में काम करते हैं? बताइए। बताइए।
हम्म, बताइए। हम्म, तो भैया हमने आपको बताया कि जब निगरानी रखने का काम बीचे वाला करेगा, है ना, बीच वाला ही करेगा, क्योंकि ऊपर वाले का काम होगा ऑर्डर देना, है ना। ऑर्डर ऑर्डर पासिंग का काम किसका होगा? टॉपवा वाले का। उसके बाद नंबर आएगा बीच वाले का, जो इस ऑर्डर को फॉलो अप करेगा और देखेगा कि भैया इसको आदमी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये आ गया मिडिल वाला। और उसके बाद जो सबसे नीचवा वाले लेवल पर होगा, लो लेवल पर, है ना, एकदम लेवल लो लेवल पर आएगा, ये लोअर लेवल पर, ये क्या करेंगे, ये इसको फॉलो करेंगे, ये एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे या सुपरविजन करेंगे। तो ये तीन प्रकार के लेवल हैं और तीनों पर अलग अलग काम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा खुला स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है? कोहा, कोरल, डी स्पेस या फिर DRUPAL? बहुत ध्यान से देखना, हमसे कह रहा है ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत ध्यान से देखना, ये आंसर हमसे कई बार गलत हुआ है, ठीक है। और हम इसका जो आंसर है उस नाम की एक एडिटिंग ऐप भी आती है, ठीक है, और उस एडिटिंग ऐप के चक्कर में हमारा सवाल गलत हो जाता है बच्चा। ठीक है, बताओ। उस एडिटिंग ऐप के चक्कर में हमारा आंसर गलत होता है। इसका आंसर जानते हो क्या होगा? इसका आंसर होगा कोरल। कोरल। कोहा तो, कोहा जो है आपका, ये तो आपका एप्लीकेशन है ना, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन ना बोल करके मैं इसको सीधे बोलूं, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा कोरल। बहुत कम बच्चे इसको सही कर पाते। चलो अगला सवाल आ जाओ बेटा। अगला सवाल कहता है MIS नॉट प्रोवाइडेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर। MIS किसके लिए सभी प्रकार की सूचनाएं प्रदान नहीं करता है? MIS किसके लिए सभी प्रकार की सूचनाओं को प्रदान नहीं करता है? बताओ। बताइए। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगले सवाल में कह रहा है कि सर ये बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिमेंट ऑफ AIDA मॉडल इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के मॉडल में AIDA, यहां पर जो है जिसे हम आइडा बोलते हैं, इसके सही तत्व कौन कौन से हैं? अट्रैक्शन, इसके आपको सही तत्व बताने हैं, ठीक है। बताओ। देखो अटेंशन पहला होता है, तो अटेंशन दो ही में है, दो काट दो, है ना, दो ही में अटेंशन है। अटेंशन के बाद होता है इच्छा, इच्छा जिसे हम रुचि, तो यहाँ पे सी में देखो रुचि है, इंटरेस्ट है, यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। चलो अगला सवाल करो।
आवाज आ रही है? चलिए बताइए क्या कह रहा है कि भैया 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट कुछ नहीं, आंख बंद करके लगा दो, टॉप, मिडिल और लेवल, लो, काम खत्म। थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। अगला सवाल बताइए। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनॉमी रिप्रेजेंट द फंक्शन एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको 2 बार बताया है कि एक चीज याद कर लो, एक तो आपके गुलिक है ना, गुलिक, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि पोस्ट क्रॉप, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लो, पोस्ट क्रॉप है ना। बताओ पोस्ट क्रॉप क्या, पोस्ट क्रॉप। अब देखो यहां लिखा है पोस्ट, तो टी हो गया, यहां डी है, यहां डी है, यहां डी है। क्रॉप, अब क्रॉप में देख लो, यहां ओ आर है, यहां आर ओ है, यहां आर ओ है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्रॉड, ये गलत हो गया। पोस्ट क्रॉप, बी इज द राइट आंसर। आपसे कई बार इससे इससे जो है 6 से 7 सवाल बनता है, ठीक है। जैसे पी का पूछ लेगा तो पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्पोरेशन, क्या कहते हैं, कोऑर्पोरेशन, उसके बाद रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये आपके 6-7 चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए बहुत बेहतरीन ढंग से। चलो अगला सवाल आ जाओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ। एमबीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों वाला सवाल है भाई, ये तो बालक वाला सवाल हो गया, छोटे बालक के सवाल हो गए ये तो। हम्म, ये तो छोटे बालक का सवाल हो गया भाई। ठीक है, ठीक है, छोटे बालक का सवाल हो गया। एमबीओ 1954, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। चलो 1954, द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बताओ। क्या कह रहा है? परंपरावादी। परंपरावादी की बात करेगा तो सीधे फोयल के पास चले जाना, ठीक है। साइंटिफिक की बात करेगा, साइंटिफिक की बात करेगा तो गुलिक के पास चले जाना। यही वो गुलिक है जिन्होंने पोस्ट क्रॉप दिया है, पोस्ट क्रॉप, है ना, गुलिक नहीं ये तो। हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following change management model has 3 stage, namely unfreezing, changing and rephrasing। बताओ। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा? कोर्ट लेविन्स मॉडल, कोर्ट लेविन्स मॉडल। चलो अगला सवाल आ जाओ। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टी क्यू एम। टी क्यू एम से आप क्या समझते हैं? टी क्यू एम से आप क्या समझते हैं बताइए, बताइए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सीधा आंसर लगाओ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आगे बढ़ो। अगला सवाल हमसे कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है इन 3 कार्ड सिस्टम चेक कार्ड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑथर, टाइटल, क्लासिकल नंबर एंड एक्सेशन नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो 3 कार्ड सिस्टम है, 3 कार्ड सिस्टम है, पहली बात तो इसको बनाया किसने था, डेवलप किसने किया था, ठीक। दूसरा, इसमें जो 3 कार्ड होते हैं उनका नाम क्या होता है, 3 कार्ड सिस्टम में जो 3 कार्ड आते हैं इनका नाम क्या होता है। और तीसरा, इसका साइज पूछता है कि इसका साइज क्या होता है।
तो इसका साइज होता है 5x3, ठीक है। और इसमें जो 3 कार्ड होते हैं उनका नाम होता है आपका चेक कार्ड, चेक कार्ड होता है एक, ठीक है। दूसरा आपका एक्सेशन कार्ड होता है, हाँ, वो क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, और एक होता है आपका रजिस्टर्ड कार्ड, है ना। एक होता है आपका रजिस्टर कार्ड, रजिस्टर कार्ड। बनाया किसने? SR रंगनाथन जी ने। और पूछ रहा है कि इसमें आपका होता क्या है, तो इसमें आपका बेटा टाइटल होता है, आख्या होती है। जब हम बात करते हैं जांच पत्रक की चेक कार्ड की बात करते हैं तो उसमें हम टाइटल यूज करते हैं। चलो अगला आ जाओ। द डेट्रॉइट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ, बताइए। बताइए बेटा। डेट्रॉइट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम 1929 में इसको डेवलप किया गया, है ना। और किसके साथ बताओ? ब्राउनी सिस्टम, है ना, चार्जिंग सिस्टम, है ना, ठीक। चलो, द थ्री कार्ड सिस्टम इंक्लूड्स, द थ्री कार्ड सिस्टम इंक्लूड्स कौन कौन से कार्ड? रजिस्टर, चेक, क्लासिफाइड। अभी इसके पीछे लिखवाया हूं, तुरंत तुरंत इसके पीछे लिखवाया हूं आंसर। इसके पीछे लिखवाया हूं आंसर, बताओ। तो भैया इसमें तो तीनों होते हैं ना, रजिस्टर कार्ड भी होता है, चेक कार्ड भी होता है, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड भी होता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इनॉग्रेटेड ब्राउन चार्जिंग सिस्टम मेथड, किसने बनाया? शॉ ने, बाउसफील्ड ने, नीना ब्राउनी ने, या फिर रंगनाथन ने? ब्राउन चार्जिंग सिस्टम मेथड किसने बनाया हुआ है? ब्राउन चार्जिंग सिस्टम अमेरिका के बोस्टन नगर के लाइब्रेरी ब्यूरो के लाइब्रेरियन, बोस्टन नगर के लाइब्रेरी ब्यूरो के, बोस्टन नगर के लाइब्रेरी ब्यूरो के लाइब्रेरियन कौन? नीना ब्राउन, नीना ब्राउनी ने इसको बनाया था। और अगर हम इंडिया में बात करें, इन इंडिया हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ब्राउन विधि ही होती है, ब्राउन निर्गम प्रणाली, तो हम बोलते हैं ब्राउन निर्गम प्रणाली, ब्राउन निर्गम प्रणाली का ही इस्तेमाल किया जाता है। हु वाज द फादर ऑफ ब्राउन चार्जिंग सिस्टम? सेम क्वेश्चन आ गया, तो स्किप करेंगे। अगला, द न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड इन या इन्वेंटेड इन 1900, बताइए किसके द्वारा? न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, बताओ। बताओ। तो भैया नीना जॉन काटन डाना, किसने बनाया है? जॉन काटन डाना, है ना, जॉन काटन डाना, ठीक है।
न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की उसमें जॉन कार्डन डाना ने इसको डेवलप किया था। चेक कार्ड यूज्ड इन रंगनाथन, बताइए इन विच सिस्टम वाज चेक कार्ड यूज्ड इन रंगनाथन, बताइए। बुक कार्ड, थ्री कार्ड सिस्टम, यहां श्री कार्ड लिखा है, श्री नहीं होगा, थ्री होगा, ठीक है, थ्री। कैटलॉगिंग कार्ड्स, थ्री कार्ड सिस्टम, बुक कार्ड, कार्डेक्स सिस्टम, बताइए। अब अभी हमने बात करी 1930 में रंगनाथन बनाते हैं कहां पर, मद्रास लाइब्रेरी में, मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ये बनाते हैं थ्री कार्ड सिस्टम। और थ्री कार्ड सिस्टम यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 1930, जिसमें तीन कार्ड होते हैं, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड और रजिस्टर कार्ड। ये तीन कार्ड इसमें यूज होते हैं 5/3 में। चलो अगला सवाल आ जाओ। हाउ मैनी registrations file are essential in नेटवर्क सिस्टम इन चार्जिंग, कितने कार्ड यहां पर, कितने पंजीकरण फाइलें यहां पर आवश्यक होती हैं, कितनी पंजीकरण फाइलें यहां पर आवश्यक होती हैं, बताओ। कितनी फाइलें यहां पर आवश्यक होती हैं, बताओ बेटा। तो यहां पर जो फाइलें आवश्यक होती है मैंने आपको बताया, देखो रंगनाथन की थ्री कार्ड सिस्टम है, ठीक है, तो उनके में तीन फाइलें जरूरी होती हैं। अगर हम नेटवर्क की बात करें, ठीक है, नेटवर्क की बात करें तो यहां केवल एक फाइल जरूरी होती है। चलो अगला सवाल करो। हाँ भाई कहाँ हो? एक मिनट, हेलो। बताइए, थ्री कार्ड सिस्टम, ऐसा रंगनाथन, ठीक। चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल कहता है विच सिस्टम इज नॉट यूज फॉर द लोनिंग बुक और इशूइंग रिटर्न द बुक, ठीक है, कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों को निर्गम और आगम हेतु नहीं किया जाता है। तो देखो यहां पर तीन चीजें लिखी हैं, नेटवर्क विधि, ब्राउन विधि, पंजीकरण विधि, अभिलेख पद्धति, बताइए। बताइए भाई। देखो हमने न्यूयॉर्क विधि भी पढ़ी है और हमने आपको बताया है कि ज्यादातर इसका कम इस्तेमाल होता है, दूसरे नंबर पर होता है। ब्राउन विधि, ब्राउन निर्गम पद्धति हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होती है, इंडिया में मोस्ट यूज होती है। रजिस्टर्ड पंजीकरण भी हमारे यहाँ होता है, लेकिन ये फाइल सिस्टम या अभिलेखन पद्धति हमारे यहाँ नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेबल इन मेड इन 1990th एडिशन ऑफ डीडीसी, डीडीसी के 19वें संस्करण में कितनी सारणियों का प्रावधान है। मैंने आपको कई बार ये बताया भी है और बोला भी है कि इसको याद कर लेना, ठीक है, बोला भी है मैंने कि इसको याद कर लेना, है ना। T1 से लेकर के T7 तक यहां पर चीजें जाती हैं, मैंने आपको बताया था T1 से लेकर के T7 तक यहां पर चीजें जाती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप एक चीज और याद कर लो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीज और याद कर लो, ये क्या नाम है, 18 और 19वां संस्करण जो है उसमें तीन पार्ट होते हैं। 18 और 19वां संस्करण जो है उसमें तीन पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप याद कर लो आपका 18 से 21, 18 से 21 इसमें जो संस्करण होते हैं, या इसमें जो आपके ये जो संस्करण होते हैं, इसमें 7 संस्करण होते हैं, ये ध्यान कर लेना, संस्करण होते हैं 7 संस्करण। तो ये दोनों चीजें याद कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। पहला उत्तर यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो आज के लिए एक सवाल और कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। नाउ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज मेंटेन्ड बाई, अभी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को कौन मेंटेन करता है, इसकी अनुरक्षा कौन करता है। डीडीसी 1876 में मेलविल डीवी के द्वारा बनाया जाने वाला क्लासिफिकेशन मेथड, इसको वर्तमान समय में कौन डेवलप करता है, ये बताना है आपको।
ठीक है। वर्तमान समय में इसको मेंटेन करने वाले व्यक्ति हैं बेटा OCLC, ठीक है, OCLC। चलो, बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ रखे हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। साथ ही साथ जो बालक अभी भी लाइब्रेरी साइंस की थ्योरी नहीं पढ़ा है, लाइब्रेरी साइंस की थियरी नहीं पढ़ा है, थ्योरी नहीं मारा है ना, उसको ये बैच ले लेना चाहिए। बहुत सही रेट में आपको ये बैच दिया जा रहा है, मात्र 899 रुपए में। और ट्राई कर लेना, कोड लग जाए AD10 तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ इस बैच में केवल आपको लाइब्रेरी साइंस ना मिलकर के सारी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, आपका कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, लाइब्रेरी साइंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ 100 नंबर का, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से मिलने वाली हैं। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या इस फाइल को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अंकित द्विवेदी सर PW से, ठीक है। अंकित द्विवेदी सर PW से आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद किसी भी समस्या या तकलीफ के लिए मैं आपके पास टेलीग्राम पर मौजूद रहता हूं। वहां आप मुझे एक छोटा सा मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर ये समस्या आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे वहां पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आपसे मिलेंगे अब रात में 8 बजे वाली क्लास में, 8 से 9 वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।